Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about chapter 2 cell and tissue. In the previous video we discussed about body cavities and some directional terms. So let's start our video. Cell are the smallest functional unit. सेल जो है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। जो सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप है वो मिलके टिश्यू बनता है। ये देखिए हमारी सेल कुछ इस तरह की दिखती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल में ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये गोल्गी एपरेटस है, ये न्यूक्लियस है, ये RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लाइसोसोम्स है। ये जो इसके अंदर है ये तो है सेंट्रोइल्स, और जिसके बाहर की जो कवरिंग है वो है सेंट्रोसोम। ये दोनों क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये है राइबोसोम्स। तो अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर से कंसिस्ट होती है, मतलब 2 लेयर से बनती है। एक है फॉस्फोलिपिड, एक है लिपिड कोलेस्ट्रॉल। जो फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर प्रोटीन और शुगर दोनों चीज़ें होती हैं, और जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जितने भी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उनका एक हेड होता है और एक टेल होता है। जो हेड है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जिसका मतलब वाटर लविंग होता है, और जो टेल है वो नो चार्ज होता है और वो हाइड्रोफोबिक मतलब डरना, तो वो वाटर हेटिंग मतलब उसको बहुत डर लगता है पानी से। अब जो हाइड्रोफिलिक है वो आउटर सरफेस की मेम्ब्रेन होती है, जो भी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं उनकी। जो हाइड्रोफोबिक है वो सेंट्रल वाटर रिपेलिंग लेयर, मतलब कि वो वाटर को रिपेल करती है, वाटर से दूर भागती है या वाटर के पास नहीं आती। अब है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ब्रांच कार्बोहाइड्रेट अटैच टू आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। जो भी कोई ब्रांच कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक दूसरे की मेम्ब्रेन से जो है वो अटैच होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल गिव द सेल इट्स इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिफाई। जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिफाई करते हैं। एक्ट एज रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स एंड केमिकल मैसेंजर। जो भी ये एंजाइम्स होते हैं ये एक रिसेप्टर, एक हार्मोन, केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। इनमें से कुछ मैंने अभी बताया था कि एंजाइम्स होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फ्रॉम चैनल फिल्ड विद वाटर। जो भी कोई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो फिल्ड होती है वाटर से, और उसके अंदर स्मॉल वाटर सोल्यूबल आयंस होते हैं जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। सम आर इन्वॉल्व इन पंप्स। जो इसमें से कुछ जो है वो पंप्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि सब्सटेंस को मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनेलर्स। इसमें हमने जो पढ़ा था कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, जैसे राइबोसोम्स, RER, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, साइटोप्लाज्म। अब हम इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। जो भी ऑर्गेनेलर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये सब। फर्स्ट है न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन 2023 में फाइनल एग्जाम में आया था। डिस्क्राइब सेल एंड इट्स पार्ट। तो आप सबसे पहले सेल का डायग्राम बनाना, उसके बाद आप सेल के बारे में लिखना कि वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, ये सब। उसके बाद आप एक एक को जितने भी आप उसमें करो उनको डिफाइन भी करना है। अब पहला है जैसे कि न्यूक्लियस को डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा था न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बाद आप चाहे तो स्ट्रक्चर लिख लो, फंक्शन लिख लो, या फिर डायग्राम बना दो। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं। जो ये न्यूक्लियस है ये प्रोमिनेंट है और लार्ज ऑर्गेनेलर है। ये सबसे बड़ा होता है एक सेल के अंदर। हाउसेस मोस्ट ऑफ सेल्स DNA।
इसमें बहुत सारी सेल्स का डीएनए होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं और ये सभी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इन न्यूक्लियस देयर इज ए रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस है उसका थोड़ा रफली और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि न्यूक्लियोलस कहा जाता है जिसे, विच इज़ इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर एंड सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन, जिसका काम है मैन्युफैक्चर करना और नए प्रोटीन का सिंथेसाइज करना। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्फेरिकल ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल ओवल शेप्ड होता है। मोस्ट सेल्स हैव सिंगल न्यूक्लियस। बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जिसके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, मतलब जिसके पास एक ही जो है न्यूक्लियस होता है। और स्केलेटल मसल सेल्स कंटेन सेवरल न्यूक्लियस। जो स्केलेटल मसल्स होती है उसके पास बहुत सारे मतलब सेवरल न्यूक्लियस होते हैं। और मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूस। इसकी जो मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूस होती है। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर हेडिंग डाल के सबसे पहले लिखना है स्ट्रक्चर इलोंगेटेड रोड शेप। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इलोंगेटेड रोड शेप का होता है। देखो ये ऐसे शेप का होता है जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया। Most metabolically activity cells have greatest number of mitochondria. जो सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिविटी करती हैं उसके पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जो लीवर है, मसल है, इनके पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। हेल्प इन बायोकेमिकल रिएक्शन, ये बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि फैट का ऑक्सीडेशन करना। अब हम फंक्शंस देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक तरह से पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। एटीपी इज द एनर्जी ऑफ द सेल। एटीपी, इसमें सेल की एनर्जी होती है एटीपी में। इट रिलीज एनर्जी, ये क्या रिलीज करता है? एनर्जी। व्हेन द सेल्स ब्रेक्स इट डाउन, जब एक सेल ब्रेक डाउन करती है तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी इज द मोस्ट एफिशिएंट इन द फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है जो ये एक प्रोसेस है जो रिक्वायर करती है ऑक्सीजन। तो ये मोस्ट इफेक्टिव फाइनल स्टेज में एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। जनरेट एटीपी थ्रू रिएक्शन, अगर सेल किसी के साथ रिएक्शन करती है तो उसको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसे लीवर, मसल, स्पर्मेटोजोआ, ये सभी क्या है, हाई रेट में जो है इनका एटीपी होता है और ये इनके पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। थर्ड इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? दीज आर टिनी ग्रेन्यूल कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स के पास कंपोज्ड होता है प्रोटीन। आरएनए का मतलब होता है राइबोसोम्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट सी आता है ना एग्जाम में, उसमें ये फिलअप, ट्रू फॉल्स किसी भी रूप में आ सकता है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, ये किसकी साइट है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ये। और ये हाई कंटेंट ऑफ आरआरएनए, इसमें क्या है? आरआरएनए हाई कंटेंट में। फंक्शंस क्या है? ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन जो कि एमिनो एसिड्स हैं। इट अटैच टू RER और फ्लड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ये अटैच्ड होता है, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER में क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो फ्लड फ्री साइटोप्लाज्म उनसे अटैच होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 सबमिट्स, इसके अंदर 2 सबमिट्स होते हैं, लार्ज और स्मॉल। द एंजाइम्स रिक्वायर फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो एंजाइम्स है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर करते हैं। अब अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर 2 टाइप्स, 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। जो अब पहले ये डायग्राम देखो, ये इसके अंदर जो ये डॉट डॉट है ये तो है राइबोसोम्स, और जो ये इसके अंदर ये 2 है, मतलब जो इतना पार्ट है ये है RER, और जो ये इस साइड वाला जिसमें डॉट नहीं है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जिसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके अंदर राइबोसोम्स होता है वो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना
और ये जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है उनको, जैसे कि ग्लाइकेशन, इसमें क्या है, जो भी अटैच्ड होता है शुगर या फिर प्रोटीन और लिपिड से, उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है। अब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसाइज करता है फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन्स का, और ये साइट है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की। इसके अंदर ग्लूकोज जो है वो स्टोर्ड होता है, और ये रिलीज करता है कैल्शियम आयंस को सेल्स के अंदर। जो हमारा लीवर है और जो किडनी है उसके अंदर SER जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको जो बॉडी से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस। ये कंसिस्ट होता है स्टैक ऑफ क्लोजली फोल्डेड, मतलब देखो यहाँ देखो एक बार आप, इसमें क्या है, ये क्लोजली है और ये ऐसे फोल्ड हो रखे है ना, तो क्या ये क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेड मेम्ब्रेन सैक है। ये जो ये कंटिन्यू में है इनको हम सैक बोलेंगे, और ये देख क्लोजली फोल्डेड है फ्लैटेड मेम्ब्रेन सैक। ये ऑल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो गोल्जी एपरेटस है वो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। जो ये गोल्जी एपरेटस है ये लार्जर है और सिंथेसाइज करती है, और ये जो प्रोटीन का एक्सपोर्ट भी करती है। प्रोटीन जो है वो मूव करेगा ER के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। उसके बाद जो है गोल्जी एपरेटस जो है उनको पैक्ड करेगा, और जो मेम्ब्रेन बेस्ड वेसिकल्स, मतलब उनको पैक करके एक मेम्ब्रेन, एक इस टाइप में, ऐसे जो ये सर्कल है इस टाइप में एक वेसिकल्स बना देगा, जिसको हम इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जैसे आप इसमें देख सकते हो। तो जो प्रोटीन है वो ER की तरफ मूव करेगा, उसके बाद गोल्जी एपरेटस जो है उनको पैक्ड कर देगा एक वेसिकल्स के रूप में। अब है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सोसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो स्मॉल मेम्ब्रेन वेसिकल पीस्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। जो ये स्मॉल मेम्ब्रेन, ये बहुत छोटी मेम्ब्रेन होती है, ये गोल्जी एपरेटस के पास होती है। इसके बाद जो ये कंटेन है, ये बहुत सारे जो एंजाइम से ये कंटेन करती है। लाइसोसोम्स इन WBC कंटेन एंजाइम WBC वाइट ब्लड सेल्स डाइजेस्ट फॉरिजन मटेरियल सच एस माइक्रोब्स। जो लाइसोसोम्स है उनका क्या काम है, जो भी कोई फॉरिजन पार्टिकल्स है, मटेरियल है, उनको अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन फ्रेगमेंट्स, और ये इन्वॉल्व होती है फ्रेगमेंट्स का ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनेल एंड लार्ज मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स करने में लाइसोसोम जो है वो हेल्प करता है। अब है साइटोस्केलेटल। दिस कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ टिनी प्रोटीन फाइबर्स। जो साइटोस्केलेटन है ये एक्सटेंसिव नेटवर्क है, और ये छोटे छोटे जो टिनी प्रोटीन फाइबर्स है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स एन इंटरनल सपोर्ट सिस्टम। ये इंटरनली जो है वो स्ट्रॉन्ग रखता है सेल को विद इन अ सेल। अब साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोफिलामेंट होते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट फाइबर को जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो माइक्रोफिलामेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेंटेन शेप ऑफ सेल, सेल की शेप मेंटेन करता है। परमिट कंट्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। ये भी लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन फाइबर होते हैं, और ये इन्वॉल्व होता है किसी भी ऑर्गेनेल की मूवमेंट में हेल्प करता है क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये जो जब सेल का जब डिवीजन होता है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनका भी डिवीजन माइक्रोट्यूबुल्स करवाता है। सेंट्रोसोम, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म और माइक्रोट्यूबुल विद इन द सेल। जो सेंट्रोसोम है ये डायरेक्ट हैं, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है माइक्रोट्यूबुल्स के अंदर चले जाते हैं। ये सेंट्रोइल्स का पेयर होता है, और स्मॉल क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स इसके अंदर होते हैं। अब है सेल एक्सटेंशन। ये एक प्रोजेक्शन है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डिवाइड करने में हेल्प करता है जब एक सेल का डिवीजन होता है तब। जो मैंने आपको ऊपर बताया जो माइक्रोट्यूबुल्स है वो सेल
की मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें देखो ये रहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाला हो गया, माइक्रोट्यूबुल विच अलो मूवमेंट, जो माइक्रोट्यूबुल है वो मूवमेंट को अलो करते हैं। सेल एक्सटेंशन में भी 3 पार्ट हैं। पहला है माइक्रोविलाई। विलाई क्या होता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, तो उसी तरह से माइक्रोविलाई है। ये टिनी प्रोजेक्शन, ये छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जो कि जो सरफेस एरिया है, जो कि सेल का सरफेस एरिया उसको कवर करते हैं, और ये एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन सरफेस एरिया के अंदर जो भी डाइजेशन होता है उसको। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। अब है सीलिया, जो माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि कंटेन करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। ये जो है फ्री बॉर्डर, ये किसी भी सेल के बॉर्डर पे जा सकते हैं, इनको अलाउ है किसी भी सेल के, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकोसा। अब है फ्लैजिला, सिंगल लॉन्ग वाइप लाइक प्रोजेक्शन, ये अकेला है, लंबा है और वाइप लाइक प्रोजेक्शन है जो कि कंटेन करता है माइक्रोट्यूबुल्स विच फॉर्म द टेल ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटोजोआ जो होता है उसकी टेल को जो फॉर्म करता है वो फ्लैजिला होता है। ये जो है ये प्रोपेल करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाकर ये प्रोपेल करता है। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे सेल के बारे में। डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का मतलब होता है। अब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे। Many damaged, dead and worn out cells depending on their type। बहुत सारी छोटी छोटी डेड और डैमेज्ड सेल होती हैं जो कि जिसका डिवीज़न होता है, जिसको हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। वो टिश्यू को मेंटेन करती है और जो टिश्यू है उसके फंक्शन को मेंटेन करती है। सेल्स विद न्यूक्लियस हैव 46 क्रोमोसोम्स। जो जिस सेल में न्यूक्लियस होता है वो 46 क्रोमोसोम होती है और वो डिवाइड होती है मिटोसिस में। रेगुलेटेड टू अलाउ इफेक्टिव मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। रेगुलेट होती है इफेक्टिव मेंटेनेंस और जो बॉडी टिश्यू होते हैं वो रिपेयर करने में हेल्प करती है। एट द एंड ऑफ लाइफ स्पैन, जब एक सेल की लाइफ स्पैन जो है वो एंड हो जाती है तो एजिंग सेल, जो सेल्स हैं वो अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेती है और वो रिमूव्ड हो जाती है। फैगोसाइटोसिस मतलब जो लाइसोसोम्स जो मैंने बताया था आपको, वो क्या करता है सुसाइडल बैग, तो वो फोरिजन या जो भी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है उसको एनगल्फ कर लेकर आता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फ। इट इज ऑल्सो नोन एज एपोप्टिस। फैगोसाइटोसिस को हम एपोप्टिस भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है सेल विद न्यूक्लियस हैव 46 क्रोमोसोम्स। ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया था। डिवाइडिंग बाय मिटोसिस, मिटोसिस के डिवाइड होने के बाद 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है। अब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। 2 तरह के सेक्स सेल होते हैं, ओवम, स्पर्मेटोजोआ। द पीरियड बिटवीन 2 सेल्स डिवीजन इज नोन एज सेल साइकिल। 2 सेल्स का जो डिवीजन होता है, जो पीरियड होता है, उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। दिस हैज 2 फेसेस दैट कैन बी सीन ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी। इन सभी को हम लाइट माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। अब ये देखो 2 है सेल्स के पार्ट। सेल्स के 2 फेजेस होते हैं, एक तो मिटोसिस जिसको हम एम फेज बोलते हैं और एक इंटरफेस है एस फेज। ये है सेल साइकिल। एस फेज है, इसमें डीएनए जो है वो रिप्लिकेट होता है। ये G1 फेज है, ये G2 फेज है, ये इंट्रा फेज है, सेल ग्रोथ होती है। और ये जो इतना वाला है ये होता है मिटोसिस, सेल डिवीजन। मिटोसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 4 फेजेस होते हैं। अब हम देखते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर 3 स्टेजेस होती है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था फर्स्ट गैप फेज, एस फेज, सेकंड गैप फेज। तो फर्स्ट गैप फेज में क्या है, जो सेल है वो अच्छी तरह ग्रो हो जाएगी, साइज उसका अच्छे से ग्रो हो जाएगा, उसकी जो वॉल्यूम है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फेज होता है और ये मोस्ट वेरिएबल इन लेंथ में बहुत बड़ा होता है। समटाइम्स सेल डू नॉट कंटिन्यू राउंड द सर्कल सेल साइकिल।
कभी कभी जो सेल है वो अपनी सेल साइकिल जो उसकी होती है उसको कंप्लीट करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट एंटर ए रेस्टिंग फेज। लेकिन वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो रेस्टिंग फेज में चली जाती है, जिसको हम G0 बोलते हैं। G0 मतलब रेस्टिंग फेज। ये हाईली एक्टिव होती है उस टाइम पर जो सेल्स हैं। अब सेकंड है सिंथेसाइज ऑफ DNA, एस फेज, जो मैंने आपको बताया था। जो क्रोमोसोम है वो रिप्लिकेट होंगे और जो आइडेंटिकल जो 2 कॉपीज बनेंगी DNA की। टोटल 46 क्रोमोसोम्स मैंने बताया था, तो टोटल यहाँ 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। काफ़ी जब इनफ DNA हो जाएगा तो 2 सेल्स के अंदर, तो वो डिवाइड हो जाएंगी, रेडी टू डिवाइड बाय मिटोसिस। मिटोसिस से वो डिवाइड हो जाएंगी। अब है सेकेंड गैप फेज, G2 जिसको हम बोलते हैं, फर्दर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। G2 फेज में अगर कुछ रह जाता है ग्रोथ या फिर कुछ प्रिपरेशन रह जाती है सेल डिवीज़न होने में, तो G2 में वो फर्दर जो है वो कंप्लीट होती है, प्रिपरेशन ग्रोथ वगैरह। अब ये देखो, वो ये था इंटरफेस। अब ये है मिटोसिस, सेकेंड फेज। तो देखो, पहला है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। हाँ, टेलोफेस। अब प्रोफेस में क्या, रिप्लिकेट क्रोमेटिन बिकम्स टाइटली कोइल्ड। इसमें देखो, जो ये क्रोमेटिन है ये टाइटली जो है वो कोइल्ड रहती है। क्रोमेटिन है ये एक, इसमें जो ये एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल लो या न्यूक्लियर एनवलप बोल लो, इसमें जो है वो टाइटली कोइल्ड रहता है। ईच ऑफ ओरिजिनल 46 क्रोमोसोम इज पेयर्ड। अब ये इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये सभी पेयर में रहते हैं, और ये 92 क्रोमोसोम्स जो मैंने बताया था वो है। The mitosis apparatus appear. This consists of 2 centrioles separated by mitosis spindle. अब इसके अंदर क्या, जो ये मिटोसिस, इसके अंदर जो है ये 2 मिटोसिस स्पिंडल है। देखो, द मिटोसिस apparatus appear. This consists of 2 centrioles. देखो, ये देखो सेंट्रोइल्स है ना, ये 2, एक ये है एक ये है। 2 सेंट्रोइल्स सेपरेट बाय मिटोसिस स्पिंडल। और ये माइक्रोट्यूबुल जो मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में हेल्प करती है। सेकंड है मेटाफेज। जो मेटाफेज है ये अलाइजन है सेंटर ऑफ द स्पिंडल अटैच बाय सेंट्रोसोम। अब ये देखो, अब ये 2 हमने क्या बताए थे, सेंट्रोइल्स, तो ये कनेक्ट हो जाते हैं ईच मेटाफेज में। अब है एनाफेज। सेंट्रोमर सेपरेट वन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिन। अब जो ये सेंट्रोमेयर है ये ईच सिस्टर क्रोमेटिन से, ये सेंट्रोमेयर है यहाँ पे, ये सिस्टर क्रोमेटिन है, ये ईच सिस्टर क्रोमेटिन से जो है ये अटैच हो जाते हैं एनाफेज में। फिर है टीलोफेज। जो मिटोसिस स्पिंडल है वो डिसअपियर हो जाता है, क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल्ड हो जाती है, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो रिफॉर्म हो जाती है। अब ये देखिए, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो रिफॉर्म हो गई, और जो मिटोसिस स्पिंडल है ये सब फ्रीली, पहले इसमें ये टाइटली कोइल थे, अब ये इसमें फ्रीली मूव कर रहे हैं। उसके बाद है साइटोकाइनेसिस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल है, ये देखो ये साइटोकाइनेसिस है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, ये 2 अलग डॉटर, जिसमें कि न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म इनका डिवाइड हो गया, जो इनकी मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन थी वो भी डिवाइड हो गई। इसके अंदर ये पूरा यहाँ तक था सेल साइकिल। So I hope you will understood the topic. See you again with the new topic. Thank you.